नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ट्रंप की सनक में मिडिल ईस्ट ही नहीं बर्बाद हो रहा। ट्रंप के पागलपन का शिकार बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई, सऊदी, कतर सिर्फ यही नहीं हो रहा है, उसका बड़ा शिकार भारत भी हो रहा है। उसकी सनक, उसके पागलपन से भारत बर्बादी की तरफ लगातार बढ़ रहा है और हर दिन बढ़ रहा है। पिछले एक साल में जहां पर भारत खड़ा था, आज भी एक साल बाद करीब करीब कमोबेश वही खड़ा है। क्या लक्ष्य था? एक साल के बाद, मैं साल भर पहले की बात कर रहा हूं, तब टारगेट रखा गया था कि साल भर के बाद भारत में सेंसेक्स 1 लाख को छुएगा। 1 लाख। आज सेंसेक्स 70,000 72,000 के बीच में ऐसे झूल रहा है कि उसमें भी भरोसा नहीं कब ऊपर की डोर टूट जाए और नीचे और गिर जाए। झूल रहा है पेंडुलम जैसे, 70, 72, 73, 72, 71, 72 इस हालत में है। टारगेट था 1 लाख, है 72 पर। सोचिए ये किसकी देन है? सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है या ट्रंप ही तय करेगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी? ट्रंप की ही जुबान पर, ट्रंप के ही बयान पर क्या भारत की इकोनॉमी, भारत का मार्केट सब कुछ डिपेंड होगा? भारत की सरकार, उसकी जुबान कुछ है या नहीं है, यही बड़ा सवाल है। 10 मिनट के भीतर, आज सुबह 10 मिनट के भीतर 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 11 लाख करोड़। प्रोग्राम में सिर्फ बोल पाता हूं मैं मतलब अगर आंख बंद करके गेस भी करना चाहूं कि ये कितना ह्यूज अमाउंट होगा अगर रखा जाए, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी ईमानदारी से 11 लाख करोड़ रुपए। बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका, जिस पर कब्जा के लिए माना जाता है कुबेर का खजाना है, कब्जा करने के लिए भाजपा कितनी परेशान थी। 75,000 करोड़ का बजट था। आप सोचिए, वैसी वैसी 15 बीएमसी के बजट से ज्यादा पैसा 10 मिनट में डूब गया, मात्र 10 मिनट। तेल, गैस, आपको कितने विजुअल्स हम दिखा चुके हैं, क्या विजुअल दिखाए, रोज रिपीट वही होगा। तेल गैस की वो मारामारी है। विपक्ष साहेब को दौड़ा रहा है इस पर। साहेब मीटिंग खेल रहे हैं। सीसीएस की मीटिंग कल की है। मीटिंग मतलब मीटिंग होती है, ये मीटिंग सलूशन के लिए नहीं होती, क्योंकि मीटिंग के बाद अगर कोई सलूशन है, कोई समाधान है, तो देश को बताया जाएगा। ये सलूशन समाधान के लिए नहीं मीटिंग होती है। ये मीटिंग हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए होती है कि आओ मीटिंग खेलते हैं, आओ हम लोग मीटिंग खेले और वहां पर गोदी डंका बजाएंगे कि साहब ने मीटिंग किया, मोदी ने मीटिंग किया। मिडिल ईस्ट जो है थर थर कांपा। भारत विकास के रॉकेट बन के उड़ जाएगा आसमान में। ये मीटिंग खेलते हैं। विपक्ष दौड़ाता रहे, दौड़ा रहा है, आज भी बहुत रगड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? साहेब है 56 इंच की छाती है, कहीं भी छिप जाते हैं। राजनाथ सिंह के पीछे छिप गए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अपना मंत्रालय का उनका ठिकाने नहीं है, बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की बहुत पैनी नजर है। मोदी की डिप्लोमेसी वहां पर लगी हुई है। अरे वहां मोदी डिप्लोमेसी जहां लगनी है, वहां तो 3 में 13 में, वहां कौन सी डिप्लोमेसी लगी हुई है? कोई पूछने वाला नहीं है। लाइए भाव को, लाइए, फिर देश का दशा देखिए। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए भैया, शुरू करिए जरा। मोदी नामा, मधु किश्वर वाला नहीं है, अलग है। ट्रंप ने फिर बिगाड़ी मार्केट की चाल, खुलते ही धड़ाम हुआ शेयर बाजार। आगे चलिए, चेंज कर। 10 लाख करोड़ स्वाहा। सेंसेक्स 1500 अंक से ज्यादा गिरा। ट्रंप के सख्त बयान से शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट। यहां 10 लाख करोड़ है, भी आगे और अपडेट होगा। चलिए आगे चलिए। शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 1417 अंक टूटा, निफ्टी भी टमाटर की तरह लाल। अब जितना तुकबंदी करना है कर लीजिए, आप लोग भी विशेषण लगा लीजिए, मजा है जब। ट्रंप के जंग जारी है सिग्नल के बाद बाजार धड़ाम। सेंसेक्स 1500 अंक टूटा, बिखरे ये शेयर, सब बिखर गए। ये और वो क्या है, आगे चलिए। ईरान पर हमले की चेतावनी और शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम,
निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे। करोड़ों रुपए नहीं भैया, यहाँ लाखों करोड़ है, खरबों बोलो। एक दिन की तेजी के बाद मार्केट में कैसे आया भूचाल? निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए हुए साफ। 5 बड़े कारण, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक के कारण है कि सरकार, वो ट्रंप के ही बयान पर पूरे दुनिया की मार्केट चल रही है। उसमें कई वाजिब वजहें भी हैं। पेट्रो डॉलर है, अमेरिका से दुनिया भर की मार्केट प्रभावित होती है, लेकिन बाकी देश कुछ तो करते हैं। हमारे यहाँ भी हो रहा है मीटिंग और चुनाव की तैयारी, मीटिंग चुनाव की तैयारी। यहीं पर जरा रुकिए, फिर अभी आते हैं कि सीसीएस की मीटिंग, गैस तेल के दाम और मोदी जी का चुनाव अभियान, इस सबको भी देखना पड़ेगा। भाऊ मार्केट कहाँ गया? 11 लाख करोड़ रुपए डूबा है, 1 लाख सेंसेक्स जाएगा। भाषण याद कर लीजिए इनके। आप म्यूट हैं। आशीष जी, कल हमने कहा था आपको, जब आपने कहा कि ट्रंप ने तो बोल दिया, लेकिन मुझे डाउट है कि ये अपने शब्दों पे बना रहेगा। जो आदमी अपने ही एक ट्वीट में पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के कॉन्ट्रेडिक्ट करता हो और वो एक मानसिक विक्षिप्त करीब करीब साबित हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति, ये व्यापारी है। मैंने कल भी कहा था, ये मार्केट उछालेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। प्रॉफिट बुकिंग मतलब प्रॉफिट कमा लिया। जिसने माल जिसके पास पड़ा था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से लेके पूरे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंजेस में, जैसा ही उछाल आया, उन्होंने ऊंची कीमत पर अपना सामान बेच के फ्री हो गए पैसे लेके, और वो इंतजार करेंगे मार्केट गिरने का। हमने कहा था आपको, गुरुवार का इंतजार करिए, सुबह सुबह मार्केट गिरेगा। क्योंकि जैसा ही ईरान हमला करेगा, ये सीज फायर वाला मामला कि हम जा रहे हैं, युद्ध बंद हो रहा है, ये सब ढकोसला साबित होगा। फिर तेल की रेट उछलेंगे। जो हमने कहा वो भविष्य वेता नहीं था, इसका पैटर्न स्टडी करने से छोटा बच्चा भी बताएगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये मार्केट उछाल रहा है। ये तीसरी बार आपने तीनों कारण, तीनों इवेंट बताए थे कि कैसे इसने शेयर मार्केट में जर्क किया। कल का ये तीसरा था। आज मार्केट गिरना ही था, क्योंकि मार्केट चढ़ने के लिए कोई पैरामीटर कहीं मुझे दिख नहीं रहा था। हमारे एक्सपोर्ट ठप है, हमारे इंपोर्ट्स बहुत महंगे हो गए, रुपया 95 टच कर चुका है, महंगाई चरम पे है। आप मुझे बताओ कौन सा एक पैरामीटर है जिससे हम कहें कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा उत्साही होगा। आज आप बात बता रहे थे बैंक एकदम टूट गई, 2% टूट गई बैंक। क्यों नहीं बैंक टूटेगी? 4% का बहुत बड़ा जंप है। 1-1.5% में मार खाते 4% बहुत बड़ा डिप है। क्यों नहीं होगी? बैंक के लिए 2 मेजर कारण हैं। एक कारण, इन्होंने कुछ दिन पहले बैंक को जो $100 मिलियन का कैप लगाया था। होता क्या है, जब विदेशी निवेश आता है तो वो बैंक हेजिंग करता है, मतलब पैसा हेजिंग करता है। वो अपना डॉलर लाता है तो उसको पता है कि बहुत ज्यादा यदि डॉलर और रुपए में फ्लक्चुएशन है तो एक 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 पर्टिकुलर कीमत पे वो डील करता है कि इसी कीमत पे मैं मानूंगा कि मेरा पैसा इसमें आ रहा है और इसी में जाएगा। तो हेजिंग मतलब वो एक फिक्स रेट होता है उसका। उसके लिए एक नॉन डिरेवेलेबल फंड का एग्रीमेंट होता है, सेटलमेंट होता है। आरबीआई ने वो बंद कर दिया। क्या वो नहीं कर सकते? उसमें यह था कि उसमें फिजिकल करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, जितना डिफरेंस है उतना ही दिया जाता था। वो बंद करने से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो डॉलर इनफ्लो है, वो थोड़ा शाय हो गया, वो थोड़ा पीछे हट गया कि मैं किस, आज मेरा डॉलर इस रेट में और कल एकदम रुपये ऊपर चला गया तो मेरा डॉलर और नीचे गिर गया तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट मिल रहेगा। उसको एक श्योरिटी चाहिए, वो श्योरिटी नहीं मिल रही है। और दूसरा, जो 100 मिलियन का कैप लगाया था कि आप इससे ज्यादा कट एक दिन में ट्रेड नहीं कर सकते, तो बैंक ने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो डॉलर में ट्रेड करते हैं, जो मनी करेंसी का मार्केट है अलग, जैसा शेयर मार्केट है वैसा मनी करेंसी का मार्केट है, करेंसी मार्केट। उस करेंसी मार्केट में भी इससे क्या हुआ, इससे रुपी स्ट्रेंथन होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि डॉलर का आउटगोइंग रुक गया। यदि आप घर पे ये कहो कि सिर्फ 10 रुपए ही खर्चा करेगा हर आदमी घर का, मैंने सबको पैसे पॉकेट में रखे लेकिन 10 रुपए ही खर्चा करेगा, आपके घर में 3 लोग हैं तो 300 रुपए खर्चा होगी। तो आपके घर में मतलब 10 लोग हैं तो 300 रुपए, या 3 लोग हैं तो 30 रुपए खर्चा हो गए, आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, तो आपके पास अभी 70 बाकी है। लेकिन आपने यदि फ्री हैंड दिया
तो कोई 40 रुपए भी खर्चा करता है, कोई 50 रुपए भी खर्चा कर सकता है। तो आपको ये पता है कि आपका यदि रुपया जाएगा घर से और रुपया आने वाला नहीं है तो आपके पास गैप हो जाएगा। तो जब आपने ये $100 मिलियन का गैप लगाया तो आपने देखा होगा 95 रुपए जाके जो डिप मारा था, 95 से जो 20-25 पैसे नीचे आया था, वो 25 पैसे नीचे ही इस $100 मिलियन के कैप के कारण आया था। जब आप डॉलर ही बाहर नहीं जाने दोगे, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, डॉलर ही डॉलर जा रहा है, तेल सारा डॉलर में जा रहा है, खरीद रहे हो, आपका कोई इंपोर्ट सब डॉलर में हो रहा है, जो हम बाहर से जो लाते हैं उसको लिए डॉलर देना पड़ रहा है, तो डॉलर से निकासी फास्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो इनकमिंग डॉलर होता है वो बंद हो गया है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है। तो इस सारों के चलते बैंक तो डूबने ही थे, बैंक को तो मार पड़नी ही थी। आपने रुपए की इज्जत, और आपने इतना करने के बाद भी रुपया क्या है, देखिए, जब दो चीजें हमेशा कही जाती है कि जब तेजी मंदी आती है, तेजी की लहर आती है या मंदी की लहर आती है, या समुद्र या नदी में बाढ़ आती है, ये किसी कंट्रोल में नहीं होती। एक बार बाढ़ आ गई तो बाढ़ आ गई, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो ये यदि रुपया नीचे गिरना शुरू हो गया, इसे आपने पहले क्या किया, कुछ बिलियन डॉलर अपने मार्केट में उतारे, रिजर्व बैंक ने अपने स्टॉक में से पैसे उतारे, ताकि डॉलर इतना मार्केट में फेंको कि डिमांड से ज्यादा आपूर्ति हो जाए तो रुपया रुक जाए। लेकिन रुपया रुका नहीं रुका। रुपया फिर नीचे गया। रुपया तब रुकेगा आशीष, जब तुम्हारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में का गैप कम होगा, जब आयात और निर्यात बराबरी के ऊपर होंगे, तब जाके रुपया स्ट्रांग होगा। आपका आयात नहीं के, मतलब आयात जो है वो ज्यादा है, निर्यात नहीं के बराबर है। मैं कई दिनों से, जब भी बिजनेस पे प्रोग्राम होते हैं या कई भाषण होता है, तब मैं हमेशा कहता हूं कि दो तरह की इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, एक होती है वी शेप और एक होती है के शेप। वी शेप के मायने हैं, वो अंग्रेजी जो अक्षर है वी, इसके मायने हैं कि सभी का ग्रोथ होता है, कंज्यूमर भी ग्रो करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी ग्रो करता है, गरीब भी ग्रो करता है और पैसे वाला भी ग्रो करता है। और ये जो के का मतलब है, एक डंडा ऊपर जाता है, एक डंडा नीचे आता है। जिसके पास पैसा है वो पैसा ही पैसा कमाता है, जिसके पास पैसा नहीं वो लगातार गरीब होते जाता है। तो इसमें खाई बढ़ती है। हमारे यहाँ जब जब आप टैक्स ड्रिवन इकोनॉमी करोगे, आप हैंड टू माउथ होगे। टैक्स ड्रिवन इकोनॉमी मतलब हमारे देश की इनकम क्या है, सबसे बड़ी जीएसटी, यही इनकम है ना देश के पास। जीएसटी पे काम करने वाला आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता, वो बड़े मुश्किल से 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था कर सकता है। आपके पास जब इनकम एक्सपोर्ट से आने लगेगी, जब आपका निर्यात बढ़ेगा और वो पैसा आएगा, वो आपकी रियल कमाई है, उससे देश ग्रो करता है। हमारा एक्सपोर्ट नहीं के बराबर है, $200 अरब का घाटा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। और उसके बाद ये घाई और बढ़ती है जब डॉलर ऊपर जाता है। तो जो हमारा पहले ही इंपोर्ट ज्यादा था वो महंगा हो गया, और जो एक्सपोर्ट यदि डॉलर बहुत ऊपर हो जाता है, रुपया गिरता है, ये उस देश के लिए, किसी भी देश की करेंसी नीचे चली जाती है और डॉलर ऊपर जाता है और वो देश सबसे बड़ा निर्यातक है, तो उससे ज्यादा खुशी नहीं होती। कई देश जिनका निर्यात बहुत ज्यादा है वो अपनी करेंसी खुद डाउन करवा लेते हैं ताकि इनकम बढ़े, या उल्टा खेल है, या निर्यात भी नहीं है और रुपया भी डाउन हो रहा है, और ये कूपड़ बैठे हैं, इसमें कोई करने को तैयार नहीं है। निर्यात बढ़ाएंगे 40 देशों के साथ। हमने ये पीयूष गोयल को तो मतलब क्या, मतलब जैसे प्रधानमंत्री वैसा पीयूष गोयल, हम इतने जगह एक्सपोर्ट करेंगे, हम इतना जगह ये करेंगे, कहां करेंगे? आज केला, सारा एक्सपोर्ट का केला फिर वापस देश में आ गया, कंटेनर के कंटेनर फ्रूट्स के पड़े थे, सब सड़ गए। कोई आखाती देश में क्यों, पूरा पूरा रमजान एक ऐसा महीना होता है, लोग रमजान में बहुत कमा लेते हैं, फ्रूट्स वाले बहुत जबरदस्त कमाई। हाँ, ये रमजान दिवाली है निर्यातकों के लिए, फ्रूट निर्यातकों के लिए, क्योंकि पूरे खाड़ी देश में रमजान में फ्रूट्स जाता है, केला, अंगूर, जो फ्रूट्स आए कर दो, नहीं होता, नहीं गया, आपका एक सीजन है, मार खा गया। पतंग सारा साल भर नहीं बिकता ना,
पतंग मकर संक्रांति के आसपास बिकता है, तो वो बेचारे कुछ लोग पतंग का धंधा करके मकर संक्रांति में अपनी साल भर की व्यवस्था कर लेते हैं, और संक्रांति नहीं बनी, वो तो डूबी गए एक साल के लिए। तो लोग दिवालिया हो गए, दिवाली आने के बजाय। सरकार इसके लिए मौन है। सरकार के पास कोई सब्सिडी का मॉडल नहीं है। सरकार इन डूबते हुए किसानों को या फ्रूट्स वालों को कोई मदद करने को तैयार नहीं है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हम सबकी मदद करेंगे। वो चंद्रबाबू नायडू चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया कि मेरे फिशर्स का क्या हो गया, मेरे यहाँ का सब जो फिशिंग का है वो सब महंगा हो जाएगा, अमेरिका जाएगा तो 11% पे 18% कैसा करेंगे, सब करेंगे। अल्टीमेटली लोगों ने कर दिया। आपका उत्तर प्रदेश के आप ही के क्षेत्र का पूरा कारपेट उद्योग घर बैठा है। क्या हुआ उस कारपेट उद्योग के लिए? आज 1 साल हो गया, एक मतलब 6 महीने तो हो ही गए। 6 महीने में मुझे बताइए कुछ हुआ क्या? तो कौन सा इकोनॉमी का पहिया ग्रोथ हो गया? आज सरकार ने बताया, नया आंकड़ा आ गया, और आपको ताज्जुब लगेगा आंकड़ा सुन के, और कई बार आपको फिर हंसी भी आती है। क्या आंकड़ा आ गया? हमारा जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ का मार्क क्रॉस कर गया मार्च में। हाईएस्ट कलेक्शन सिंस रेट रिडक्शन इन सितंबर। लेकिन जो आयात पे जीएसटी लगता है, आईजीएसटी में आता है, उसमें 18% की बढ़ोतरी होगी। तो बस हम दुनिया के लिए यही तो हमारी औकात है। ये नरेंद्र मोदी आईजीएसटी सीजीएसटी ये कहाँ इस देश की जनता को मतलब है? हम ये जीएसटी बढ़ रही है, इस पर भी लोग ताली बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। अच्छा, ये मैं सोच बार बार कहता हूँ जीएसटी बढ़ाने पे ताली बजाओ, बिल्कुल बजाओ। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि मूर्खता है ताली बजाना, बिल्कुल बजाओ, लेकिन तब बजाओ जब महंगाई कंट्रोल में हो और जीएसटी बढ़े। जीएसटी हमारा वॉल्यूम बेस्ड नहीं है, जीएसटी हमारा प्राइस बेस्ड है। एक शर्ट की कीमत 100 रुपए है, उस पर जीएसटी 18 रुपए आती है। शर्ट एक बिकता है, 18 रुपए मिलते हैं। लोग मैं बोला हूं ताली बजाओ। लेकिन जब शर्ट की कीमत 200 रुपए होती है, जीएसटी 36 रुपए होता है। आप एक शर्ट एक ही बिका और 36 रुपए मिलने पे आप ताली बजाते हो, ये मूर्खता है। इंपोर्ट बिल उसके लिए समझना होगा ना कि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, देश का पैसा जा रहा है। 3 कंपोनेंट है जीएसटी के, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें इंपोर्ट एक कंपोनेंट है। इंपोर्ट पे यदि आप जीएसटी लगाओगे तो इंपोर्ट पे जीएसटी आपको क्या हुआ? जो तेल का बैरल 70 रुपए था 28 फरवरी के पहले 72 रुपए बैरल था, वो 106 हो गया है। रुपया तब 85 होगा, आज 95 टच हो गया है। मतलब एक बैरल क्रूड आने में जो $72 देते थे और जो डॉलर 85 का था, अब वो डॉलर 90-95 का हो गया है, और डॉलर और बैरल के लिए भी $106 देना पड़ रहा है। मुझे डबल मार हो गई। एक ही बैरल तेल आया जिसपे पहले जीएसटी उदाहरण के तौर पे 10 रुपए था, अब वो बढ़ के 40 रुपए हो गया। आप कहते हो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। अरे मूर्खो, कलेक्शन नहीं बढ़ रहा है, ये गड्ढा हो रहा है। देश का पैसा जा रहा है, देश कंगाल हो रहा है। इसका मतलब ये जीएसटी कलेक्शन जो है, देश कंगाल हो रहा है। 60 से 70%, अगर खाली तेल की बात करें आप, 70% के करीब जो है बिल बढ़ा, इंपोर्ट बिल बढ़ा है। अगर रुपया और जो क्रूड ऑयल की कीमत दोनों को कैलकुलेट एक साथ करेंगे रख के, तो 70% के आसपास इंपोर्ट बिल। 28 युद्ध के दौरान एक महीने में 50% बढ़ोतरी हुई है क्रूड में। 72 का 106 हो गया, 50% बढ़ोतरी हो गई। तो 1.5 गुना हो गया, 1.5 रेट में ले रहे हैं हम। 1.5 रुपया जोड़ करके 65-70% जोड़ के वो 70% हो गया। 70 से 80%। ये आंकड़े हैं, सुनने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये वस्तुस्थिति है। तो ये जो 2 लाख करोड़ पे डंका बजाएंगे ना, अभी सब ट्वीट करेंगे देश तरक्की पे 2 लाख करोड़ टैक्सेस इकट्ठा कर लिए। अरे मूर्खों, महंगाई बढ़ा रही है इसलिए टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। रुपया का नीचे आ रहा है इसलिए टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है।
क्रूड की कीमतें बढ़ रही है इसलिए टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। इसका कोई जुगाड़ तुम्हारे पास नहीं है। बाकी देश तो अपना रिलीज कर रहे हैं कोटा, आपके पास रिलीज करने के लिए रिजर्व भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनको। मंदिर और मस्जिदों में पड़े रहते हैं, मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, इतने करोड़ लाख रुपए देंगे, ये रोड बनाएंगे। अरे कैसे बनाओगे? जिसकी जरूरत है वो पहले करो। वहां ठंडन गोपाला है, बालाजी बाबा जी का ठुल्लू। आगे हालत देखिए ना कि देश में राजनीति का जरा पहले मोदी जी की स्क्रीनशॉट आज हम सुनाएंगे नहीं, हमारे पास बाइट थी मेरे पास, लेकिन दर्शक कहते कि मत सुनाया करिए तो इसलिए नहीं सुनाएंगे। देखिए पढ़ लीजिए खाली एक, नीड टू कंटिन्यूअसली अपडेट पब्लिक सर्विस टू अचीव गोल ऑफ विकसित भारत। बस वो 2047, ये पूरा मैंने सुना, 2047 हटा दीजिए, 2047 के विकसित भारत का सपना दिखा करके, ये झुंझुना पकड़ा करके आप संकट में भी वो झुंझुना बजाते रहो, वर्तमान स्थिति को देखो मत। क्या भाषण में बोले हैं महोदय, सुनेंगे तो कह रहे हैं कि आज इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर युवा अपना ड्रीम अलग और अपना गोल अलग रखा है। बिल्कुल सही बोला। किसी का ड्रीम है गैस सिलेंडर मिल जाए, किसी का गोल है कि उसके गाड़ी में पेट्रोल पड़ जाए। वाकई पूरा देश अलग अलग ड्रीम और गोल लेके घूम रहा है। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, अपनी दाढ़ी की सफेदी की शर्म कर लो, अपनी उम्र का शर्म कर लो। हर व्यक्ति, पूरा देश ड्रीम और गोल लिए घूम रहा है। कोई सिलेंडर का, किसी के सर पे सिलेंडर है और कोई सिलेंडर पर बैठा है। यही दो तस्वीरें हैं देश में। और जरा राजनाथ सिंह को सुन लीजिए, अब सुनिए, राजनाथ सिंह के पीछे छिप रहे हैं, ये नींबू मिर्ची मास्टर के को आगे किए हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। हाँ। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है, और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही कासस हैं इस मामले में, और मोदी जी रोज अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का प्रयोग करते हुए इंडियंस के इंटरेस्ट की वह रक्षा कर रहे हैं। रोज डिप्लोमेटिक स्किल का इस्तेमाल अपने करते हैं, रोज। यही तो देश दिक्कत का है। रक्षा मंत्री, पहली बार मैंने देश के रक्षा मंत्री को पब्लिकली झूठ बोलते हुए देखा है। पहली बार क्या कहा उन्होंने? हमारी नेवी, सच कब बोला है? हमारी नेवी हार्मुज के वहां से भारत के जहाजों को सुरक्षित ला रहा है। अरे अमेरिका की नेवी वहां घुस नहीं पा रही है, ब्रिटेन की पनडुब्बी 200 किलोमीटर दूर है, वो बापड़ा बोल रहा है कि जिसकी औकात हो अंदर आ जाए। आप उस हार्मुज से जो बाहर निकल रहा है तेल का जहाज, वो वैसे ही चुपचाप आ जाता है, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, नेवी साथ में है। मुझे आप बताइए, हार्मुज से जितने ईरान ने जहाज निकाल दिया, कौन सा जहाज मारा उन्होंने? हार्मुज से ईरान के परमिशन से निकले हुए किस जहाज पे अभी तक अटैक हुआ है? एक बताइए मुझे। जबरदस्ती हवाबाजी, जबरदस्ती हवाबाजी। सच कब बोला भाऊ? आप कह रहे पहली बार सुना, ये नहीं, सच कब बोला आदमी? सच कब बोला? सच? अरे मैं कह रहा हूं कि, लेकिन अरे बाबा, झूठ बोलने की भी कुछ झूठ होते हैं, कुछ झूठ होता है। हमारे अवधेश के इस भाषा में एक झूठ है, एक झिलमिल झूठ है, एक घनघोर झूठ है, ये उसके ऊपर भी खूब झूठ है। इस देश के नेवी को आप ढकेल रहे हो कि हार्मुज में हमने भेज के उनको हार्मुज से निकाल रहा है। नेवी हार्मुज से नहीं निकाल रहा है। नेवी हार्मुज से बाहर जो जहाज आ रहे हैं, बस हार्मुज के मुहाने से अपने भारत तक ला रहा है, और उसकी भी जरूरत नहीं थी। ये जबरदस्ती अपने को कुछ करना है दिखाने के लिए। मतलब मैं आपके घर आ रहा हूं, आपने मुझे एयरपोर्ट पे गाड़ी नहीं भेज पा रहे, मैं एयरपोर्ट से आया हूं आपके घर, और जब आपके घर के दरवाजे पे आया हूं तब आप बोलते हो कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या मेरी स्कूटी से मैं आपको घर तक ले आऊंगा? मैंने बोला मैं गाड़ी से उतर के स्कूटी में क्यों बैठूंगा? 5 मिनट मतलब 2 मीटर भी नहीं है आपका दरवाजा, लेकिन आपको ये बताना है कि मैं एयरपोर्ट से आपको लेके आया। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। किसको मूर्ख बना रहे हैं राजनाथ सिंह जी? आप देश को बना रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय नेवी को आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सच्चाई बयान कीजिए।
बोलिए जो हारमुज से हमारे जहाज निकल रहे हैं बाहर, उनको हम सुरक्षित ला रहे हैं। हारमुज से जो जहाज ईरान ने सुरक्षित निकाल लिया, वो कोई हमला नहीं कर रहा है, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं हमला का। ईरान ने जिस जहाजों पे हमले किए, वो टैंकर कहीं दुबई में था, कोई कहीं और था। जो हारमुज से बिना परमिशन निकाला गया, उसको उन्होंने उड़ाया। जो भारत आ रहा था और जिसके ऊपर थाईलैंड का फ्लैग था, थाईलैंड ओरिजिन का वो जहाज था, उसको उड़ाया उन्होंने। आप कुछ नहीं कर पाए, उसको बोल नहीं पाए हमारा माल है। चीन के जहाज बिना परमिशन अंदर घुसे, उन्होंने कहा नहीं, वापस जाओ, परमिशन लो और फिर जाओ। और ये कह रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे नेवी के अंदर जहाज गए। होता क्या आशीष, इस बात को जब टेलीविजन वाले बार बार कहते कि भारत ने अचीव किया, नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का, गांव में बैठे हुए लोगों को लगता है कि बाबा हारमुज से अंदर से भाई जहां अमेरिका नहीं जा पा रहा है, अब मोदी साहब ने निकाल लिया। ये झूठ बोलते हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। सभ्य समाज ऐसे लोगों को माइक पे खड़ा होने नहीं देगा। वो गलत नहीं कर रहा भाऊ, उसकी बात समझिए। क्या बोला कि मोदी जी अपनी डेली अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में नहीं कर पा रहे। दुनिया में किसी काम के नहीं, अपने देश में मतलब दुनिया में कुछ न कर पाओ और अपने देश में झांसे वाला झुंझुना बजवाओ। ये झांसा, यही स्किल है मोदी जी की। स्किल का है ना कि मोदी जी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी की एक ही स्किल है, एक स्किल है मोदी जी की। 143 करोड़ लोगों को झांसा देने की स्किल, ये छोटी स्किल नहीं है। ये दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। ट्रंप कितने को दे रहा है? ट्रंप 25-30 करोड़ लोगों को झांसा दे रहा है, जो उसके विरोधी हैं 20 करोड़ उनको झांसा दे पा रहा है। ये 143 करोड़ लोगों को झांसा देने का विश्व रिकॉर्ड, ब्रह्मांड रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी के नाम। यही तो स्किल है। वो जो बताया ना, ऐसे ऐसे करके राजनाथ सिंह ने रोज अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं डेली। अच्छा, उस बात को बहुत जोर देके कहा कि डेली करते हैं स्किल का इस्तेमाल। यही तो देश को समझना है कि डेली कौन सी स्किल का इस्तेमाल करते हैं। डिप्लोमेटिक स्किल का कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, वो है कहां? जरा वो जगह दिखा दो, वहां पर लोगों को भेज दिया जाए जो लाइन लगाए खड़े हैं, सुबह दोपहर शाम बोरा बिछा के सो रहे हैं। जब सुनवाइए अपोजिशन को, लेकिन कोई नहीं सुनना है। सीसीएस की मीटिंग कल हुई है, सुनवाइए। नहीं, देखिए, सीसीएस मीटिंग हो रही है किसी कमरे में बैठकर, या तो जब कमरे से निकलते हैं इलेक्शन रैलियों में निकलते हैं। मैं सारे मंत्रियों से कहूंगी, अच्छी बात है आप सीसीएस में बैठकर बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्यारा है, सब कुछ काबू में है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा जनता के बीच तो घूमिए। अरे आप अपने क्षेत्रों में ना जाएं, दिल्ली में जाकर देखिए किस तरीके से लोग कतार में खड़े हुए हैं। एलपीजी की किल्लत आ रही है, बुकिंग्स हो रही हैं, डिलीवरी नहीं होती है। तो ये सारी या मैं खुद महाराष्ट्र से आती हूँ। महाराष्ट्र में एक इंसान 4 घंटे सिलेंडर का इंतजार करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया, इतनी गर्मी की वजह से। तो ये सच्चाई है, हकीकत है। ज़रा जनता से मिलिए और जनता की दिक्कत समझिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह देना कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनको रियलिटी से इनका डिस्कनेक्ट हो चुका है। बिल्कुल सही बात बोला प्रियंका चतुर्वेदी। कुछ नहीं इनको रियलिटी लेना है। ये मरने वाले मर गए, इनको क्या लेना देना, सब कुछ ओके है, सब चंगा सी। चलिए अगला। देखिए, बुनियादी बात ये है कि हॉर्मूज की स्ट्रेट खोलने के लिए सरकार क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है, क्योंकि एक्साइज कम करना, कस्टम ड्यूटी हटाना, इससे तो एक कंटिजेंसी को आप मैनेज कर सकते हैं। पर बुनियादी बात यह है कि जब तक कच्चा तेल और गैस आएगा नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो ये बैंडेड अप्रोच कब तक चलेगी। सरकार को ये बताना चाहिए। कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं, चीन भी मध्यस्थता कर रहा है, टर्की भी मध्यस्थता कर रहा है, इजिप्ट भी मध्यस्थता कर रहा है। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में भी कोई बैठक हुई है इसको लेकर पिछले दिनों। बुनियादी सवाल ये है कि खाड़ी का युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक तौर पर सरकार क्या कर रही है। सरकार दलाली नहीं करेगी ना। चलिए, सब दलाल हैं दुनिया में, बस दलाल ही कह रहा है कि मैं दलाल नहीं हूँ। किरण रिजिजू से पूछा खड़गे साहब ने कि हम क्या आपका प्रवचन सुनने को आया है क्या। खड़गे साहब ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग। इतना गंभीर विषय देश में चल रहा है, विश्व में चल रहा है, और प्रधानमंत्री प्रचार में दंग है। केरल, असम, पुदुचेरी, हाँ,
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हो। पंडित नेहरू से कुछ सीखना चाहिए लोगों को। पंडित नेहरू को गाली देना आसान है, लेकिन पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनसे कुछ सीखना चाहिए। पंडित नेहरू ऑल पार्टी मीटिंग में हमेशा खुद आकर बैठते थे और मार्गदर्शन करते थे और अपोजिशन की बात सुन लेते थे। मोदी जी को कहिए आपके माध्यम से, मोदी जी, नेहरू जी का इतिहास पढ़िए, संसदीय कार्य प्रणाली का इतिहास पढ़िए, वहां नेहरू जी का स्थान क्या था और नेहरू जी संसदीय कार्य प्रणाली को किस तरह से आदर करते थे, ये भी देख लीजिए। बार बार ये हो रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है, कोई मंत्री उसको चेयर करता है, बैठते हैं और प्रवचन देता है। तो प्रधानमंत्री क्यों है? तो देश को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। देश को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह से अपना बर्ताव करेंगे, प्रधानमंत्री का काम क्या है? सिर्फ चुनाव में जाकर अपोजिशन को गालियां देना, यही काम है प्रधानमंत्री का। देश चलाना, देश की समस्या का ऊपर बात करना, वो हल करना, तो आपका काम नहीं है प्रधानमंत्री जी का। तो ऐसा है, प्रधानमंत्री नहीं मानता, अपना कर्तव्य को नहीं निभाते, तो इस देश को अभी मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। चलिए अगला, प्रधानमंत्री की जरूरत तो है, गाली कौन देगा विपक्ष को? बैठक की उन्होंने कहा ऑल आउट एफर्ट्स चाहिए होंगे, जिस तरीके से ईरान का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ईरान वॉर का इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत पर। देखिए, पूरे विश्व पर इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू ने पूरे विश्व को एक गंभीर संकट के सामने खड़ा कर दिया। हम अगर सही समय रहते, कुछ सही निर्णय हुए होते तो संकट कुछ कम हो सकता था, लेकिन संकट है और भारी है। चुनाव तक आप रोक रहे हो उसे, चुनाव तक रुक सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं रुक। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रियंका गांधी का कल एक बयान आया कि यहाँ डबल गुलामी चल रही है। अगला आउटकम तो कुछ पता चला नहीं। मीटिंग कर रहे हैं और देश जिस मुहाने पर खड़ा है, आज हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर बॉर्डर तक, वो एलपीजी, उनको वो जो सीसीएस में बैठे थे उनको एलपीजी के और पेट्रोल के लिए लाइनें लगी दिखाई दिया या एब्सटेंट के फाइलों में मगन थे? इन बैठकों का कोई मतलब नहीं जब देश की जनता पीड़ित हो, दुखी हो और लोगों को समस्याओं का समाधान ना हो रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान गिर रहा हो, रुपए की कीमत गिर रही हो, प्रधानमंत्री की मर्यादा कितनी गिर गई होगी, मुझे इस बात की भी चिंता है। चलिए, प्रधानमंत्री की मर्यादा नहीं गिरती है, तो नहीं समझ पा रहे हैं लोग। अब उससे जहां पर है उससे नीचे गिरी नहीं सकती है। भाऊ मीटिंग खेल रहे हैं, मीटिंग खेल रहे हैं। अच्छा, मीटिंग भी उन्हीं के साथ खेल रहे हैं जो जब सवाल नहीं पूछते। हाँ। ऑल पार्टी सब सीएम की मीटिंग करेंगे, सबने अपने पार्टी के सीएम को बुलाएंगे, डबल इंजन के सरकार को, वो ताली बजाएंगे और महिमा मंडन करेंगे। वो कहेंगे कि मेरे यहाँ गैस की कीमत है, मेरे यहाँ गैस की किल्लत है नहीं साहब, क्योंकि उसने गैस की किल्लत बोला तो उसका पहुंच चला जाएगा। भले ही लोग मरे गैस के लिए, इनके यहाँ गैस की किल्लत नहीं है। आज वो उसके होटल एसोसिएशन ने आंकड़ा दिया है, उनके हिसाब से 17% तो रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अब कमर्शियल रेट बढ़ने के बाद वो खान पान के रेट कैसे बढ़ेंगे? मेनू उन्होंने सीमित किया है। करीब 20% जो होटल्स है वो उस पे चले गए हैं, इंडक्शन पे। इंडक्शन में जाने के बाद उन्होंने मेनू अपना कर्टेल किया है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो, क्योंकि कौन मतलब महंगा खाना कौन जाएगा खाने? आपको गाड़ी में पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आपके एयरलाइंस ने आज देखो क्या किराया बढ़ा है, 900 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के किराए बढ़े हैं। इंडिगो की तो हवाई यात्रा महंगी हो गई है। सारे पैरामीटर्स आपके महंगे होंगे तो आदमी कहां तक दम मारेगा? कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेगा। कई लोग गांव वापस आए हैं, जा रहे हैं कई लोग, क्योंकि गांव में चूल्हा तो है, 5 किलो अनाज ही मिल जाएगा। गजब है।
ये दुनिया की ऐसी सरकार है जिसके पास समस्या का समाधान करने का रामबाण फार्मूला है। वो रामबाण फार्मूला है कि समस्या को मानो ही मत, समस्या को। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया की कितना 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 चेहरे पे प्लेन, मतलब निर्लज्ज भी इंसान, थोड़ा बहुत इंसान यदि होता तो ये, मैं अभी जब शब्द नहीं मेरे पास, मतलब ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही हो सकते हैं कि जो लोगों के वेदनाओं को मानते ही नहीं। बोले इस देश में गैस की कोई टंचाई नहीं, इस देश में पेट्रोल बहुत है, ये सब कुछ है, तो रेट काहे को बढ़ा रहे हो? काहे रेट बढ़ा रहे हो जब सब कुछ 200 पर्याप्त है? रुपया एक झटके में 200 रुपया बढ़ा रहे हैं दो सब दो रेट, सौ और बेशरम इसके मंच बाद पे कहने बताते हैं कि कोई कमी नहीं है देश में। इन्हीं का बेटा नोएडा से विधायक है। हाँ। अपने बेटे के क्षेत्र में जरा घूम के देखे कितने लोग गैस के लिए परेशान हैं। बड़ी बड़ी बातें करते आके बैठे। इन्हें ये गैस के लिए थोड़ा परेशान है, ये तो एक बेटे के बाद दूसरा बेटा सेटल हो जाए उसके लिए परेशान है, इन्हें गैस की परेशानी नहीं है। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका दूसरा बेटा गैस पे है अभी, हाँ उसकी वो परेशानी तो कर रहा है, है। उसकी परेशानी है, बाकी तो सब चंगा है। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। हाँ। और ये शेयर मार्केट ऐसा टूटता रहेगा। ये शेयर मार्केट बिल्कुल शुक्रवार के आसपास थोड़ा सुधरेगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा कमाया है वही अब खरीदने में उतरेंगे, और फिर कोई ट्रम्प का बयान आएगा मंडे को, फिर थोड़ा उतरेगा। फिर इस झांसे में मत आइए, होल्डिंग में रखिए। जब तक तेल की कीमतें कम नहीं होती, तब तक डॉलर नहीं थोड़ा सा नीचे आता, तब तक शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की हो गया है। आपके पास मार्केट में बचा है तो बेचिए मत, रोकिए, होल्ड करके रखिए, नहीं तो ये गिरावट रुकने वाली नहीं है। हमारी कुछ स्टोरियां ऐसी होती रहेगी, ट्रम्प ऐसा ही बोलता रहेगा, कभी मोदी जी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, हर मुझ में अंदर घुस के तेल लाया करके बोल देंगे। ये सब चमेली का तेल बेच रहे हैं, मालिश वाला, और कुछ नहीं कर रहे, हवाबाजी कर रहे हैं। चलिए इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद। नमस्कार।